नमस्कार। चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था। एक बहुत बड़ा राज्य, लोगों का प्यार और इंसाफ करने का जज्बा। लेकिन एक चिंता थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक ऐसी उलझन जो उनके पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाली थी। आज हम उसी राजा और उनके दो बेटों की कहानी में गहरे उतरेंगे, जो सिर्फ सिंहासन की नहीं बल्कि अक्ल और फरेब की भी कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जो मन में आता है। आखिर एक बेहतर शासक कौन बनता है? वो जिसे राज परिवार में जन्म लेने की वजह से सब कुछ विरासत में मिल गया, या फिर वो जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से शासन करने की योग्यता हासिल की हो? यही सवाल इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, नींव है। आज हम इस कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे राजा की उस बड़ी दुविधा से, फिर देखेंगे कि कैसे एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, और उसके बाद एक एक करके सामने आएंगे षड्यंत्र, धोखे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे सच की जीत होती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही महान और न्यायप्रिय राजा से। उनके राज में प्रजा खुश थी, राज्य में खुशहाली थी। लेकिन महल की उन ऊंची दीवारों के पीछे राजा एक गहरी चिंता में डूबे रहते थे, और उनकी चिंता की वजह थे उनके अपने 2 बेटे, जिनके कारण राज्य का भविष्य धुंधला सा लग रहा था। राजा हर रात बस यही सोचते कि उनके बाद इस महान साम्राज्य का क्या होगा। और राजा की परेशानी की असली जड़ ये थी। एक तरफ था उनका बड़ा बेटा वीरसेन। वो जन्म से देख तो नहीं सकता था, पर उसका दिल दया और करुणा से लबालब भरा था। और दूसरी तरफ था छोटा बेटा वीरभद्र। उसकी आंखें तो थीं, पर उसका मन सत्ता के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। अब सोचिए, राजा क्या फैसला करते? एक दयालु लेकिन नेत्रहीन शासक को चुनते, या एक ताकतवर लेकिन जालिम बेटे को? और ठीक उसी समय जब राजा इस कश्मकश से गुजर रहे थे, महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया। पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे उसके 2 असाधारण बच्चे, बेटा चतुरसेन, जिसका दिमाग तलवार से भी ज्यादा तेज था, और बेटी सुकन्या, जिसकी समझदारी उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। भिखारी ने राजा से बस इतनी सी गुजारिश की कि वो उसके बच्चों को अपनी पनाह दे दें। राजा को तब अंदाजा भी नहीं था कि ये बच्चे उनकी समस्या का समाधान बनकर आए हैं। राजा ने सोचा, चलो इन बच्चों को परख कर तो देखा जाए। उन्होंने चतुरसेन से एक बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा, अगर तुम्हें ईमानदारी और परिवार में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? और चतुरसेन का जवाब सच में हैरान करने वाला था। उसने कहा, महाराज, ईमानदारी से लिया गया फैसला ही आखिर में परिवार और समाज दोनों के लिए अच्छा होता है। बस ये एक जवाब ही काफी था। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन दोनों बच्चों को शाही गुरुकुल में सबसे अच्छी शिक्षा देने का हुक्म दे दिया। तो साल गुजरते गए। चतुरसेन और सुकन्या अपनी बुद्धिमानी से पूरे राज्य में मशहूर हो गए। अब राजा भी बूढ़े हो चले थे, और वक्त आ गया था राज्य का भविष्य तय करने का। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर रख दिया। उन्होंने जन्म के अधिकार से ऊपर काबिलियत को चुना, और उनके इसी फैसले ने महल में साजिश और नफरत के बीज बो दिए। राजा का फैसला ये था, उनका नेत्रहीन बेटा वीरसेन अगला राजा बनेगा। चतुरसेन अपनी जबरदस्त बुद्धि के बल पर मुख्यमंत्री बनेगा। सुकन्या अपने गुणों के कारण रानी बनेगी, और ताकतवर सत्ता का भूखा वीरभद्र, उसे मिलेगा सिर्फ सेनापति का पद। ये वीरभद्र के लिए तमाचे जैसा था, एक खुली बेइज्जती। उसके अंदर गुस्से और बदले की आग भड़क उठी। अपनी इस बेइज्जती से वीरभद्र आग बबूला हो गया था, और वो चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया, और सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने ही सगे भाई के खून से हाथ रंगने की ठान ली। ये तो बस धोखे और विश्वासघात की एक लंबी दास्तान की शुरुआत थी। वीरभद्र का प्लान बहुत सीधा और खतरनाक था। उसे महल में एक खुफिया रास्ते के बारे में पता था, जो सीधे राजा के कमरे में खुलता था। बस उसने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को हुक्म दिया कि उसी रास्ते से जाकर रात के अंधेरे में वीरसेन का काम तमाम कर दो, ताकि वो आसानी से गद्दी पर बैठ सके। लेकिन वीरभद्र एक बात भूल गया था कि उस महल की दीवारों के भी कान थे, और वो कान थे चतुरसेन के। उसके जासूसों ने इस साजिश की खबर उस तक पहुंचा दी थी।
तो चतुरसेन ने एक बहुत ही सरल पर शानदार योजना बनाई। उसने चुपके से उस गुप्त रास्ते के फर्श पर तेल फैलवा दिया। अब जब हत्यारे उस रास्ते से गए तो उनके पैरों पर लगे तेल के निशान पीछे छूटते गए। अगली सुबह वही निशान उन्हें सीधा जेल की सलाखों के पीछे ले गए। अब पुराने राजा तो गुजर चुके थे। इसके बाद वीरभद्र ने अपनी चाल बदल दी। उसे समझ आ गया था कि ताकत से काम नहीं बनेगा। इस बार उसने इस्तेमाल किया धोखे का, और इस धोखे के खेल में उसकी साथी बनी एक नई खिलाड़ी, खूबसूरत लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक राजकुमारी चंद्रलेखा, जो अपने हुस्न और मीठी बातों का जाल बुनने में माहिर थी। चंद्रलेखा, जो मनी मन वीरभद्र को चाहती थी, वो सीधे पहुंची नए राजा वीरसेन के पास। बड़ी ही मासूमियत का नकाब ओढ़कर उसने कहा, महाराज, मैंने आपके इंसाफ के इतने किस्से सुने हैं कि मैं तो अपना जीवन आप जैसे ही एक शक्तिशाली राजा के साथ बिताना चाहती हूं। उसकी ऐसी चीनी में लिपटी बातों ने भोले वाले राजा का दिल पिघलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही शादी की बात पक्की हुई, चंद्रलेखा और वीरभद्र ने अपने खूनी खेल की पहली चाल चली। चंद्रलेखा ने बड़े प्यार से वीरसेन को शादी से पहले एक निजी शिकार यात्रा के लिए मना लिया। योजना ये थी कि राजा को जंगल के उस हिस्से में ले जाया जाएगा जहां भूखे शेर घूमते थे, और फिर उन्हें वहीं अकेला मौत के मुंह में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो दोनों एक बार फिर भूल गए थे कि वफादारी हमेशा साजिश से 2 कदम आगे चलती है। चतुरसेन और सुकन्या को पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो छिपकर राजा का पीछा कर रहे थे। और जैसे ही चंद्रलेखा भागी और शेरों ने राजा को घेरा, सुकन्या ने अपने तीरों से और चतुरसेन ने जलती मशाल से उन शेरों पर हमला कर दिया। एक बार फिर उनकी समझदारी ने राजा की जान बचा ली। जंगल वाला प्लान तो नाकाम हो गया, पर चंद्रलेखा हार मानने वालों में से नहीं थी। अब उसने एक नई चाल चली। उसने एक रोमांटिक समुद्री यात्रा का प्रस्ताव रखा, पर इस रोमांस के पर्दे के पीछे एक और खतरनाक साजिश छिपी थी। उन दोनों ने समुद्र के सबसे खूंखार डाकू काल सागर से सौदा कर लिया था। योजना थी कि डाकू जहाज पर हमला करेंगे और राजा को उठाकर गहरी लहरों में फेंक देंगे। पर जैसा कि हम जानते हैं, चतुरसेन की नज़र हर साजिश पर थी। उसे इस सौदे की भी भनक लग गई, और उसने वही किया जो एक बुद्धिमान मंत्री को करना चाहिए। उसने दुश्मन के हथियार को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। वो वीरभद्र से पहले ही काल सागर से जा मिला और उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था। उसने कहा, सुनो, राजा को मारने के लिए वीरभद्र जितना सोना दे रहा है, मैं तुम्हें राजा को बचाने के लिए उससे दुगना दूंगा, और साथ में पूरी सुरक्षा भी। फिर क्या था, लालची डाकू ने फौरन पाला बदल लिया। एक के बाद एक साजिश नाकाम होने के बाद अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंची थी। आखिरकार वो रात आ ही गई, राजा और चंद्रलेखा की शादी की रात। और इसी रात चंद्रलेखा अपना आखिरी और सबसे जहरीला दांव खेलने के लिए तैयार थी। शादी की रस्मों के बाद चंद्रलेखा राजा के कमरे में एक सोने का प्याला लेकर पहुंची। अपनी सबसे मीठी आवाज में उसने कहा, मेरे राजा, ये एक विशेष पेय है जो हमारे प्रेम को अमर कर देगा। लेकिन उस प्याले में प्रेम नहीं, जहर था, और प्रेम में अंधा राजा उस पर यकीन करने ही वाला था। लेकिन ठीक जैसे ही राजा ने प्याला अपने होंठों से लगाया, कमरे का दरवाजा जोर से खुला और चतुरसेन अंदर आया। उसकी नजरें सीधी चंद्रलेखा पर थीं। उसने जोरदार आवाज में कहा, महारानी, अगर ये पेय सच में प्रेम का प्रतीक है तो प्रेम की पहली घूंट तो आपको पीली चाहिए, है ना? चतुरसेन ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब चंद्रलेखा के पास नहीं था। चतुरसेन के शब्द सुनते ही चंद्रलेखा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। राजा ने भी जब उसे पीने के लिए कहा तो घबराहट में उसके हाथ से प्याला छूट गया और वो भागने लगी। लेकिन चतुरसेन पूरी तैयारी में था। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसके साथ साथ इस पूरी साजिश में शामिल वीरभद्र को भी बंदी बना लिया गया। और इस तरह झूठ और धोखे का पर्दा उठ गया। अब समय था इंसाफ का और उस राज्य के लिए एक नई सुबह का। राजा वीरसेन की आंखों पर जो प्यार की पट्टी बंधी थी ना, वो अब उतर चुकी थी। उन्हें अब सच और झूठ, वफादारी और धोखा, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा था। अगले ही दिन भरे दरबार में फैसला सुनाया गया। अपने भाई के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में वीरभद्र को मृत्यु दंड मिला। चंद्रलेखा को आजीवन कारावास की सजा हुई और राजा वीरसेन ने अपनी गलती को स्वीकार किया। तब उन्हें अपने पिता का वो फैसला याद आया जिसमें उन्होंने सुकन्या को उनकी रानी चुना था।
राजा ने सबके सामने सुकन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सुकन्या ने स्वीकार कर लिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची वफादारी और बुद्धिमानी लालच और धोखे से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होती है? इस कहानी का अंत तो यही बताता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर आराम से विचार किया जा सकता है।